हेलो गाइस, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सीटेट के पर्पस से एनसीईआरटी बेस्ड 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, कैसे, कब और कहाँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे, कब और कहाँ। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि कैसे कोई घटना कैसे घटित हुई और कब हुई। कब का मतलब उसकी तारीखों के बारे में पता चलता है कि कब किस तारीख पर वो घटना घटित हुई और कहाँ मीन्स स्थान पर घटित हुई। तो स्टार्ट करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं फ्रेंड्स। जब भी हम कोई इवेंट के बारे में बताते हैं या जानते हैं तो हम कहने लगते हैं कि ये घटना तब हुई, उसके बाद हुई, तो ये सही नहीं है। उसके लिए क्या है, अंग्रेजों के टाइम से ही ये निश्चित हो गया था कि किसी भी घटना को बताने के लिए तारीखें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो इतिहास का संबंध तारीखों से बहुत अधिक है। आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं वो ब्रिटेनिया को, ब्रिटेनिया मतलब इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनको शास्त्र भेंट कर रहे हैं। शास्त्र क्या थे? हमारे जो धार्मिक शास्त्र थे, पुस्तकें थी। जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया ये पहले नक्शे का आवरण चित्र है। जेम्स रेनेल, ये वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नाम हमें याद रखना है कि सबसे पहले नक्शा किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने बनाया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब हमें याद रखना है किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको? रेनेल को। क्या सौंपा था? हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो भारत पर, इसका मतलब है कि ये जो चित्र बनाया है ये भारत का बनाया गया है। ब्रिटेनिया को, ब्रिटेनिया कौन थी? इंग्लैंड की जो महारानी थी। और भारतीय ब्राह्मण जो है उन्हें पुस्तक भेंट कर रहे हैं, शास्त्र भेंट कर रहे हैं। तो ये चित्र भारत की स्थिति को दिखा रहा है। तो उस समय नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि किसने किसको सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को सौंपा था ये कार्य। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल, रेनेल का क्या विचार था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक मीन्स ये चाहते थे कि भारत पर अंग्रेजों की विजय रहे, भारत पर अंग्रेजों की जीत हो। रेनेल, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगा। वर्चस्व का मीन्स होता है अपना अधिकार जमा लेना। अपना अधिकार जमाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या दिखाई दिया उनको? ऐसा महसूस हुआ कि हमें नक्शे बना लेने चाहिए। तो इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो हमें यहाँ से पता चला कि देखिए कोई घटना कब हुई। कब, चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो कब हुई? जब भारतीय लोगों ने सबसे पहले अपना पुस्तक सौंपी, तब ब्रिटेनिया को लगा कि हाँ, यहाँ पर शासन किया जा सकता है, भारत में शासन किया जा सकता है। ये चित्र में देखिए कि यहाँ पर ये भारतीय ब्राह्मण हैं और ये ब्रिटेनिया को पुस्तक सौंप रहे हैं, अपना प्राचीन ग्रंथ सौंप रहे हैं। तब रॉबर्ट क्लाइव ने महसूस किया कि भारत में शासन कैसे किया जा सकता है अगर हम यहाँ के नक्शे तैयार कर लें। और नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? रेनेल को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, हम बस वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले किस वस्तु का विज्ञापन दिया गया था? तो यहाँ हमें चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है लिप्टन टी। सबसे पहले लिप्टन टी, चाय का एड दिखाया गया था। तो ये देखिए, इसे पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। एक बार सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञापनों के बारे में अंग्रेजों की क्या राय थी। तो अंग्रेजों की राय क्या थी कि विज्ञापनों से पसंद और नापसंद
पसंद और नापसंद तय होती है। ये पता चलता है कि लोगों की इच्छा क्या है, क्या चीज उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। लोगों का किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था, वो मार्केट में ज्यादा तरह से बिकने लगी, वो उत्पाद मार्केट में ज्यादा आने लगे, तो उनका प्रचलन और विज्ञापन तैयार किया जाने लगा। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग मतलब राजघराने के लोग यही चाय पीते हैं। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है? विज्ञापन से पसंद और नापसंद के बारे में पता चल रहा है। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, हमें याद रखना है ब्रिटेन की रानी कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटे का नाम है आर्थर, बेटे का नाम राजकुमार आर्थर, घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। हमें एग्जाम के पर्पज से याद रखना है कि राजकुमार आर्थर कौन थे? महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे और इन्हें ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। अब हम इसमें यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट बातें पढ़ेंगे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी अंग्रेजों ने हमें दिया उसे हमने अचानक से स्वीकार नहीं कर लिया, बल्कि भारत इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती कि कब लोगों ने इसे पीना स्वीकार किया। अब देखिए, हमें इसमें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। कौन सी तारीख है? इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तारीखों के इर्द गिर्द के अतीत की कहानी बुनते हैं। अतीत मतलब बीता हुआ समय। जो बीता हुआ समय है हम उसकी कहानी किस में पढ़ते हैं? अतीत में, हमारे इतिहास में। अब देखिए, इसमें एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गवर्नर जनरल का शासनकाल। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। उनके शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। तो फर्स्ट कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। हमें ये याद रखना है, फर्स्ट थे वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट थे वो कौन से थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे हमें याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट वायसराय। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे हेस्टिंग है, वेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन, ये सभी भी वायसराय थे। तो हम इन सभी ने क्या क्या कार्य किए, किस किस तरह से किए, उनका भी अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इतिहास के किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनी और उनकी गौरव गाथाओं, देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है ये वॉरेन हेस्टिंग का है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो हमें ये याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो हमें याद रखनी है। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम अवधियां कैसे तैयार करते हैं? अवधि का मतलब होता है समय। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखना है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, कहाँ के अर्थशास्त्री हैं ये? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? जेम्स मिल के बारे में, ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया
नामक एक किताब लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें ये याद रखना है। ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसे हम हिंदी में कहें तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब ये पैरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है यहां से यहां तक। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। और इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में इसे बांटा था। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज्यादातर लोगों ने भी मान लिया। तो ये पैरा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से हमें पता चलता है कि अवधि कैसे तय की जाती थी। अब हम आगे चलते हैं। मिल को लगता था, देखिए यहां से ये इंपोर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमें विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जो अवधि है वो, उससे अवधि का मतलब होता है समय। एक समय से और दूसरे समय के बीच में क्या बदलाव आए, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें विचारकों के विचारों से पता चलता है। और मिल को लगता था, देखिए मिल के बारे में और पढ़ेंगे। सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि 4 लाइंस दी हुई थी और इनमें से मिल का मत कौन सा है? तो मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में, मीन्स इसका अकॉर्डिंग जो ब्रिटेन था वो सबसे ज्यादा सभ्य था। ठीक है, तो एशियाई समाज, एशिया मतलब एशिया महाद्वीप के जितने भी राज्य हैं, देश हैं, उन सभी की जो सभ्यता है वो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अविश्वासों का बोलबाला था। तो ये किसने बताया था? मिल ने कहा था कि सामाजिक सभ्यता के मामले में सभी एशियाई समाज यूरोप से पीछे है। अब हम आगे चलते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की ओर राह पर ले जा सकता है। इसके अनुसार ये था कि अगर भारत को सभ्य बनना है तो उसे ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके अनुसार क्या था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसा मिल का विचार था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इन्होंने इस तरह से कहा था कि अगर अंग्रेज सपोर्ट नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कभी भी सभ्य नहीं बन पाएगा। अब देखिए हमें यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर अंग्रेजों ने क्या सुझाया था कि देखिए यहाँ पे बताया था इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था। कौन कौन से कालखंड थे ये हमें याद रखना है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग था। अंग्रेज कौन थे? जो मिल था ये अंग्रेजी थे, तो इनके अकॉर्डिंग 3 थे। अब हमें पढ़ना है कि हिंदू, देखिए भारतीय इतिहास को इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग है। जो भारतीय इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भारत प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बटा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं अब हम ये जानेंगे आगे कि औपनिवेशिक होता क्या है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार ऑलरेडी पूछा गया है। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे मतलब दबाव के कारण इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। और बदलाव कौन कौन से ये हमें याद रखना है, राजनीतिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, सामाजिक हो और सांस्कृतिक हो। ये 4 तरह के बदलाव जब आते हैं तो उसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है।
अब हम इससे आगे चलते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। ये देखिए, ये अंग्रेजों ने ये प्रथा स्टार्ट की थी अभिलेख तैयार करने की। इससे पहले भारतीय समाज में ये जानकारी नहीं थी कि अभिलेखों का रिकॉर्ड लिखना चाहिए। अंग्रेज, इससे हम पढ़ते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से केवल हम समझ पाएंगे। सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होती थी। जो सरकारी रिकॉर्ड होते थे वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके अकॉर्डिंग था? अंग्रेजों के अनुसार। ऐसा अंग्रेजों का मानना था। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। तो जो तारीखों का प्रचलन था वो अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो हमें ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं कि तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, इन सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। क्या होते थे? रिकॉर्ड रूम, जहां पर रिकॉर्डों को रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, अभिलेखागार को क्या कहा जाता है? आर्काइव, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे हमें याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। क्या था? एक बार दस्तावेज लिखे गए और फिर दोबारा उनकी नकल तैयार की गई। तो उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। कौन लिखते थे? खुशनवीसी के माहिर। और खुशनवीसी का मतलब होता है सुलेखनवीस। ऐसे लोग, सुलेखनवीस कौन होते हैं? जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, बहुत सुंदर तरीके से जो लिखते थे, उन्हें खुशनवीसी या सुलेखनवीस कहा जाता था। अब देखिए, और उनसे ही उन लेखों को तैयार कराया जाता था। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वॉयसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। कहाँ बनाए गए थे? ये वॉयसराय के निवास के नजदीक। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। राष्ट्रीय संग्रहालय थे जहां पर के जो राष्ट्र की अच्छी अच्छी चीजें होती थी, जो बहुत ही बेशकीमती, बहुत बहुमूल्य चीजें होती थी, उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाता था। और अभिलेखागार का मतलब है जहां पर रिकॉर्डों को रखा जाता था। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, एक पौधा दिखाई दे रहा है, और ये है शरीफे का पौधा। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने जो वानस्पतिक उद्यान बनाया था, वानस्पतिक उद्यान का मतलब है एक ऐसा बगीचा जहां पर की तरह तरह की वनस्पति, प्लांटों को उगाया जाए। और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनवाए जाते थे। मीन्स जो वनस्पति एकत्रित करने का कार्य था वो भी अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड्स, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है? तो रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन बातों में थी और बाद में वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। ये रिकॉर्ड्स हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इसका मतलब है कि जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते थे उनसे हमें अंग्रेजों के बारे में पता चलता था, लेकिन जो हमारे भारतीय भाई थे, गरीब मजदूर थे और जो निचले तबके के लोग थे, उनके बारे में कोई भी जानकारी उनके रिकॉर्ड में नहीं होती थी। यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र से हमें पता चलता है, चित्रकार की सोच पता चलती है कि उस समय के जो चित्रकार थे वो उनकी सोच कैसी थी। कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा दी गई सचित्र पुस्तकों से यह तस्वीर दिखती है। और तस्वीर में क्या दिखाया गया है? बागी सिपाही। बागी का मतलब होता है जिसे ऊपर से कमांड दी गई हो, कमांड मिली हो लेकिन वो किसी कंट्रोल में ना रहे, उसे कहा जाता है बागी। तो बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए थे। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। जो भारतीय जनता थी वो
उन अंग्रेजों की नज़र में लालची, दुष्ट और बेरहम थी। तो इस तरह से ये अंग्रेजों ने अपने इतिहास को लिखा था। अब देखिए, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं, जो इतिहास हमें और किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें इतिहास मिल जाता है, तो देखिए, लोगों की डायरियों के माध्यम से, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण मीन्स होती हैं यादें, जिन्हें कि हम डायरी में लिखते हैं। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं मीन्स अपने ही बारे में, स्वयं के बारे में लिखी हुई जो कथा होती है उसे आत्मकथा कहते हैं। स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये सब क्या है? ये इतिहास को जानने के दूसरे स्रोत हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ तक ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।